हाँ जी, कैसे हैं आप सभी लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सीखा अकाउंटिंग अजम्पशन और अकाउंटिंग कंसेप्ट्स के बारे में। साथ ही हम लोगों ने सीखा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में, जो कि कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस। तो हमने बहुत सारे कंसेप्ट समझे, अजम्पशन समझा और बेसिस ऑफ अकाउंटिंग समझा। आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे थ्योरी पार्ट खत्म करें, जिससे कि नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग प्रैक्टिकल पार्ट को स्टार्ट कर सकें। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और आपका इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, पहले इसको समझते हैं। देखिए, हर घर में कुछ सेट ऑफ रूल्स बनाए जाते हैं, कुछ कायदे कानून बनाए जाते हैं जो घर के हर आदमी को फॉलो करने पड़ते हैं। अकाउंट्स में भी कुछ ऐसे कायदे बनाए गए हैं, कुछ ऐसे कानून बनाए गए हैं जो कि अकाउंट्स की बुक्स मेंटेन करने वाले लोगों को फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? कुछ सेट ऑफ रूल्स, कुछ सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स और कुछ सेट ऑफ गाइडलाइंस जो फॉलो करनी ही पड़ेंगी जब भी आप लोग बुक्स प्रिपेयर कर रहे हो, जब भी आप लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे हो। क्यों फॉलो करनी पड़ेगी? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूनिफॉर्म मैनर में रखने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि एक घर को एक अच्छे मैनर में चलाने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, वैसे ही अकाउंट्स को अच्छे तरीके से चलाने के लिए कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में क्या डिफरेंस है? तो कोई बहुत मेजर डिफरेंस नहीं है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग पॉलिसीज के हिसाब से बनाए जाते हैं, और जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम के हिसाब से बनाए जाते हैं। अब सर, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है? तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम एक ऐसा तरीका है जिससे कि इंडिया की कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट इजीली कंपेयर हो सकें बाहर की कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक एक्सटेंडेड वर्जन है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमेशा नंबर से डिफाइन होते हैं। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का शॉर्ट फॉर्म होता है एएस। तो AS1, AS2, AS7 इन तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डिफाइन होते हैं। फॉर एग्जांपल AS2 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये कहता है कि आपका इन्वेंट्री का वैल्यूएशन कैसे होना चाहिए। अब देखो, जनरली इन्वेंट्री का जो वैल्यूएशन होता है वो होता है कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अब सर, ये एनआरवी क्या है? तो एनआरवी होता है नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब कि आपके प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस द कॉस्ट इनकर्ड टू मेक दैट पर्टिकुलर सेल। उस सेल को करने के लिए जो कॉस्ट इनकर हुई उसको अगर हम माइनस कर देंगे एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से, तो आपकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू निकल के आएगी। तो AS2 क्या कहता है कि आपके स्टॉक को, आपकी इन्वेंट्री को हमेशा आपको वैल्यूएशन करना होगा ईदर एट कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो हैं कुछ ऐसे सेट ऑफ रूल्स एंड गाइडलाइंस हैं जो कंपनी को फॉलो करने ही पड़ते हैं, जिससे कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ट्रू एंड फेयर रिप्रेजेंटेशन कर पाए। अब अगर क्वेश्चन आ गया कि आप ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताओ, तो वो भी हम बता सकते हैं। देखो, पहला ऑब्जेक्टिव होगा कि इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यूनिफॉर्म मैनर से ये रिप्रेजेंट करता है। सेकेंड, इट इम्प्रूव्स रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिलायबिलिटी को इनहेंस करता है। थर्ड, इट हेल्प्स इन्वेस्टर्स इन मेकिंग फाइनेंशियल डिसीजन। इन्वेस्टर के लिए कंपैरिजन इजी हो जाएगा ना, कि कंपनी एक्स जो है वो ये वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रही है और कंपनी वाई जो है वो कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो ही नहीं कर रही है। तो किस कंपनी में इन्वेस्टर पैसा लगाएगा? ऑब्वियसली उस कंपनी में जो कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहा है। नेक्स्ट, इट रिड्यूसेस फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन। फ्रॉड और मैनिपुलेशन को कैसे रिड्यूस करता है? भाई, अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स हैं वहां पे डिफाइंड है गाइडलाइंस कि आपको इन चीजों को ही फॉलो करना होगा। तो लेट सपोज आपने अपने बुक्स के नोट्स टू अकाउंट्स में लिख दिया कि हमारी कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को फॉलो करती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के बारे में बताता है, और इन्वेंट्री जो होती है वो आपके असेट का हिस्सा होती है। विच मीन्स कि इन्वेंट्री की वैल्यू जितनी ज्यादा आप दिखाओगे, आपकी असेट की वैल्यू उतनी इंक्रीज होती जाएगी और अल्टीमेटली आपकी कंपनी का नेटवर्थ उतना ज्यादा शो होगा। अगर आपने लिख दिया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 को हम फॉलो कर रहे हैं, तो ये ऑटोमेटिकली क्लियर होगा कि कॉस्ट और एनआरवी जो भी चीज लोअर होगी उसी पे आपकी इन्वेंट्री शो होगी। विच मीन्स कि आपका कोई मेन मोटिव ये नहीं है कि हम अपनी नेटवर्थ को ज्यादा दिखाएं, आपका मेन मोटिव ये है कि हम ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट प्रोवाइड कर पाए। तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या होगा? फ्रॉड रिड्यूस हो जाएगा,
मैनिपुलेशन रिड्यूस हो जाएगा, और लास्ट जो मैंने बताया ये हेल्प करता है कंपनीज की कंपेरेबिलिटी में। तो होगा ना ऑब्जेक्टिव जो कि आप इजीली एग्जाम में लिख सकते हो। नेक्स्ट अगर आप लोगों से पूछ लिया एग्जाम में कि आप एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में बताओ, तो आप उसके बारे में बता सकते हो कि भाई जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कंपनी के साइज और कंपनी के नेचर के हिसाब से लगाया जाता है। अगर कोई लार्ज कंपनी है, कोई बहुत बड़ी लिस्टेड कंपनी है, फॉर एग्जांपल रिलायंस, तो उसमें इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स लगेंगे। अगर एट द सेम टाइम कोई छोटी कंपनी है तो वहां पर नॉर्मल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लग जाएंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं कंपनी के साइज के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल होते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक छोटा सा टॉपिक है जो कि यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग जीएसटी की। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स मतलब गुड्स पे, मतलब कि प्रोडक्ट्स पे और सर्विसेज पे लगाए जाने वाला टैक्स। तो ये एक टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होता है। एक तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब आपका इनकम टैक्स जो कि आपकी इनकम पे डायरेक्टली लग जाता है। एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो कि आप लोगों ने अगर कोई चीज परचेज करी उस पे कोई टैक्स लगा तो आपने गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली वो टैक्स पे करा। अब जीएसटी की कुछ रेट्स डिफाइन होती हैं, 5%, 12%, 18% और 28%। देखो जीएसटी के कंसेप्ट को हम लोग जल्दी से प्रैक्टिकली समझते हैं जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए और आपको पता चल जाए कि क्यों ये चीज इंप्लीमेंट करी गई थी। इसी के साथ फिर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स समझेंगे और वीडियो को यहाँ पर क्लोज करेंगे। तो सबसे पहले जीएसटी के बारे में हमने क्या क्या सीखा। जीएसटी इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स जो कि प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे लगता है। नेक्स्ट हमने क्या समझा कि जीएसटी हमेशा सेलिंग प्राइस पे लगता है, तो जो भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस होगी उस पे जीएसटी चार्ज होगा। उसके बाद हम लोग एक चीज समझते हैं कि जीएसटी जो लास्ट पार्टी पे करती है गवर्नमेंट को, उसके पास वो अमाउंट वापस आ जाता है। कैसे आता है मैं आपको प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो ये कुछ चीजें हैं जीएसटी की जो हम लोगों को याद रखनी है। जीएसटी का सबसे मेजर एडवांटेज है कि ये कास्केडिंग इफेक्ट को रिमूव करता है। कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है डबल टैक्सेशन। नेक्स्ट, ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम है। डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सिस्टम मतलब कि जहां पर प्रोडक्ट कंज्यूम हो रहा है वहां पर ये टैक्स लगेगा, ना कि जहां ये प्रोड्यूस हो रहा है वहां पर। नेक्स्ट, जीएसटी इज वन नेशन वन टैक्स, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि एक स्टेट में अलग जीएसटी चार्ज हो रहा है, एक स्टेट में अलग जीएसटी चार्ज हो रहा है। ये प्रोडक्ट पे चार्ज होता है। अब वो प्रोडक्ट जिस भी स्टेट में बिकेगा उस पर उतना ही जीएसटी चार्ज होगा। अब हम लोग जल्दी से प्रैक्टिकल कंसेप्ट को समझते हैं। तो हम लोग समझ रहे हैं क्या, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको प्यार से बोला गया है जीएसटी। हम एग्जांपल लेते हैं एक शर्ट का जो कि आप लोग परचेज करके लाए 500 रुपीज का, जिसपे 18% का टैक्स चार्ज हुआ और आप लोगों ने दिए 90 रुपीज। जीएसटी बियर कौन करता है, तो जीएसटी हमेशा कस्टमर बियर करता है। उससे पहले जितने भी लोगों ने जीएसटी पे करा होगा उनके पास वो अमाउंट वापस आ जाएगा। कैसे आएगा इस चीज को आप समझते हैं। तो ये जो शर्ट है ये मैन्युफैक्चरर के पास से होलसेलर के पास गई होगी, होलसेलर के पास से रिटेलर के पास गई होगी और रिटेलर के पास से आपके पास यानी कस्टमर के पास आई। एक कॉलम बना देते हैं हम लोग गवर्नमेंट का। हमें पता है कि गवर्नमेंट को कितना जीएसटी गया होगा, तो गवर्नमेंट को गया होगा 90 रुपीज। 90 रुपीज से ज्यादा कुछ भी टैक्स गवर्नमेंट को नहीं जाएगा। अब ये 90 रुपीज की कहानी समझते हैं। देखो, मान के चलो कि मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को शर्ट दी 100 रुपीज की, तो सेलिंग प्राइस हो गई 100। इस 100 रुपीज पे 18% का जीएसटी चार्ज हुआ होगा, मतलब कि 18 रुपीज आया होगा। ये 18 रुपीज मैन्युफैक्चरर ने दिया होगा किसको, गवर्नमेंट को। तो मैन्युफैक्चरर के पास से कितना आया, मैन्युफैक्चरर के पास से आया 18 रुपए। ठीक है, यहां तक की कहानी क्लियर है। तो आगे चलते हैं। अब यही सेम शर्ट होलसेलर ने रिटेलर को दी होगी 200 रुपीज की, तो 200 पे जीएसटी चार्ज हुआ होगा 18%, तो 200 पे 18% कितना आया, 36 रुपीज आया। अब क्या ये पूरा 36 रुपीज होलसेलर से गवर्नमेंट के पास चला जाएगा क्या, तो नहीं। ये 36 रुपीज के दो पार्ट्स होंगे, 18 एंड 18। 18 रुपीज तो किसका, मैन्युफैक्चरर का। मैन्युफैक्चरर ने जो दिया ना 18 रुपीज गवर्नमेंट को, तो ये मैन्युफैक्चरर को वापस मिल जाएगा। बचा हुआ 18 रुपीज गवर्नमेंट के पास चला जाएगा, तो होलसेलर से कितना आया, 18 रुपीज आया। अब रिटेलर ने कस्टमर को ये शर्ट यानी कि आपको ये शर्ट बेची कितने की, 500 रुपीज की। इस 500 रुपीज पे कितना चार्ज हुआ होगा 18% के हिसाब से जीएसटी, तो 90 रुपीज चार्ज हुआ होगा।
अब सर क्या ये 90 रुपीज वापस चला जाएगा पूरा गवर्नमेंट को? तो नहीं, इस 19 रुपीज के वापस से दो पार्ट होंगे। एक पार्ट होगा 36 रुपीज और एक पार्ट होगा 54 रुपीज। सर ये 36 कहाँ से आया? तो 36 यहाँ से आया। जो 36 रुपीज वाला पार्ट है वो होलसेलर को वापस चला जाएगा और जो 54 रुपीज वाला पार्ट है वो गवर्नमेंट को चला जाएगा। किसकी तरफ से? रिटेलर की तरफ से। 54 रुपीज। टोटल कितना हो गया? 18 प्लस 18 36, 36 प्लस 54 इज 90 रुपीज। तो सर अभी तो कस्टमर भी बचा हुआ है। बिल्कुल बचा है। तो अल्टीमेटली मैंने आपको क्या बताया कि जीएसटी बियर कौन करता है? तो कस्टमर बियर करता है, विच मीन्स कि ये 500 रुपीज पे 18% के हिसाब से कस्टमर पे करेगा 90 रुपीज। लेकिन ये 90 रुपीज किसका है? ये 90 रुपीज का गवर्नमेंट के पास जाएगा? तो नहीं, ये 90 रुपीज जाएगा रिटेलर के पास। रिटेलर ने दिया है 90 रुपीज, जिसमें से 36 तो होलसेलर का था और 54 गवर्नमेंट का था। तो अब ये 90 रुपीज जो है ये किसके पास चला जाएगा? रिटेलर के पास चला जाएगा। देखो मैं आपको एक इंटरेस्टिंग सी चीज बताता हूँ, जो जीएसटी लगता है वो हमेशा प्रॉफिट्स पे लगता है। तो जितने भी ये चेन में थे ना, मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर, इनका जो प्रॉफिट वाला पार्ट था उस पे जीएसटी जो लगा वो हमेशा गवर्नमेंट के पास गया। जो बचा हुआ जीएसटी था वो पिछले के पास वापस चला गया। देखो कैसे, मैन्युफैक्चरर ने ये गुड्स कितने के बेचे? 100 रुपीज के। तो हमने मान लिया कि 100 रुपीज मैन्युफैक्चरर का पूरा प्रॉफिट है। 100 रुपीज का 18% कितना हुआ? 18 रुपीज। तो मैन्युफैक्चरर से ये 18 रुपीज किसके पास चला गया? गवर्नमेंट के पास चला गया। नेक्स्ट, होलसेलर ने ये शर्ट कितने की बेची? 200 रुपए की। मतलब कि होलसेलर ने कितना प्रॉफिट कमाया? होलसेलर ने भी 100 रुपए प्रॉफिट कमाया। इस 100 रुपए पे 18% कितना हुआ? 18 रुपीज हो गया। तो देखो होलसेलर के पास से भी 18 रुपीज आ गया। नेक्स्ट, रिटेलर ने ये कस्टमर को कितने की बेची? तो रिटेलर ने कस्टमर को बेची 500 रुपीज की। प्रॉफिट कितना कमाया? रिटेलर का प्रॉफिट था 300 रुपीज। 300 रुपीज का 18% कितना हुआ? 300 रुपीज का 18% हुआ 54 रुपीज। तो देखो रिटेलर के पास से कितना आया? 54 रुपीज। टोटल जीएसटी 90 रुपीज। इस तरीके से भी आप जीएसटी को समझ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको ब्रीफली जीएसटी के बारे में बता दिया, जीएसटी का कंसेप्ट क्या है वो बता दिया, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बता दिए, उसका एडवांटेज बता दिया, एक टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होता है ये बता दिया। यहाँ पर हम लोग इस लेक्चर को खत्म करते हैं।